स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 11th की प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 को करने से पहले हमें यहाँ पे जो आपके सामने कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं उनको पहले पढ़ना ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं इन टॉपिक को। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे पहला है उपसमुच्चय या सबसेट, दूसरा घात समुच्चय या पावर सेट, और अंतराल के रूप में समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय। इसमें दोस्तों ये जो आप घात समुच्चय देख रहे हो ये अभी कोरोना काल के अंदर सिलेबस में से हटा दिया गया है, लेकिन ये कोई ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। आप चाहो तो जब ये टॉपिक चालू हो उस समय वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम शुरू करते हैं उपसमुच्चय को। हाँ दोस्तों, उपसमुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय तो हम उपसमुच्चय की अगर बात करें समझने की दृष्टि से पहले देखें तो जब हमारे पास कोई दो समुच्चय हों, मान लो कि एक समुच्चय हमारे पास A है और दूसरा समुच्चय हमारे पास B है। अगर समुच्चय A के जो भी एलिमेंट हमारे पास हैं वो सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट B के अंदर अगर मौजूद हों तो हम कहते हैं कि A समुच्चय B का उपसमुच्चय है। इसको आप कैसे समझ सकते हो? जैसे A के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 और 2 और B के पास हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4, ये एलिमेंट है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि A के अंदर जो एलिमेंट 1 और 2 आ रहे हैं वो B वाले सेट के अंदर भी मौजूद हैं। तो हम यहाँ ये कहेंगे कि A सेट B का एक उपसमुच्चय है। अब उपसमुच्चय हमने लिख लिया, बता दिया, लेकिन इसको हम गणितीय भाषा में लिख करके कैसे दिखाएंगे? तो उसके लिए हमारे पास ये साइन होता है, इसको बोलते हैं A सबसेट ऑफ B। ये जो आप U देख रहे हो, आड़ा पड़ा हुआ U है ना, जैसे इसका मुंह B की तरफ है तो ये इंगित करता है कि A जो है वो सबसेट है B का। अगर हमारे पास जैसे A B का सबसेट नहीं हो, है ना, एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे A के अंदर एलिमेंट आपके पास 1 2 हैं और B के पास एलिमेंट जो हैं वो 3 4 5 हैं। तो यहाँ पे A जो है B का सबसेट नहीं है या B जो है वो A का सबसेट नहीं है, तो उसको हम लिखते हैं इस तरीके से, इसको काट देते हैं A इज नो सबसेट ऑफ B, यानी कि A B का सबसेट नहीं है। तो यही है दोस्तों उपसमुच्चय। और इसको अपने एग्जाम्पल से अगर समझना चाहें तो जैसे हम ये देख सकते हैं कि मान लो हमारे विद्यालय के अंदर सेट A है जो कि कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का समुच्चय है, विद्यार्थियों का समुच्चय है। और B हमारे पास ये मान लो विद्यालय का है ना, ये हमारे विद्यालय, या यहाँ पे डायरेक्ट सीधे लिख सकते हो विद्यालय के विद्यार्थियों का समुच्चय, विद्यालय के
विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हो कि जो ए सेट में विद्यार्थी हैं कक्षा 11वीं के, वो इस विद्यालय के विद्यार्थी तो जरूरी होंगे। इसका मतलब ए सबसेट है बी का। तो ये कंसेप्ट तो हो गया उप समुच्चय का, है ना। अब उप समुच्चय के अंदर जो, जैसे ये जरूरी नहीं है कि एक ही उप समुच्चय होगा। समुच्चय, किसी भी समुच्चय के बहुत सारे उप समुच्चय बन सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहीं कि मान लो ए हमारे पास सेट है, ये हमने 1 2 3 एलिमेंट इसके अंदर ले लिए। अब इसके उप समुच्चयों की बात करें तो हम बहुत सारे उप समुच्चय बना सकते हैं। कि मान लो मैंने एक उप समुच्चय बनाया जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दूसरा उप समुच्चय बनाया जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, तीसरा उप समुच्चय बनाया जिसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, एक और उप समुच्चय बनाया जिसमें 1 और 2 है, एक और उप समुच्चय बनाया जिसमें 1 और 3 है, एक और उप समुच्चय बनाया जिसमें 2 और 3 है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे उप समुच्चय जो है वो बना सकते हैं। अब बात करें तो इसमें जो प्रत्येक समुच्चय है, जैसे ये जो ए समुच्चय है, ये ए समुच्चय खुद भी अपने आप का एक उप समुच्चय ही होता है। तो इसको भी हम उप समुच्चय में ही रखते हैं। और एक दोस्तों आपने फाई के बारे में जाना होगा, है ना। फाई क्या होता है? रिक्त समुच्चय, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। इसको आप फाई से लिख सकते हो या फिर इसको आप इस प्रकार से भी खाली छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे बात आती है दोस्तों कि सेट ए के जो हमने उप समुच्चय बनाई, ठीक है, अगर इन सारे उप समुच्चय को हम बांध करके एक नए सेट के अंदर रख दिया जाए, इन सारों को एक नए सेट में रख दिया जाए, तो उसी सेट को अपने बोलते हैं घात समुच्चय। घात समुच्चय को बताना इसलिए मुझे जरूरी लगा क्योंकि हम समुच्चय के बाद उप समुच्चय तो पढ़ ही रहे हैं, है ना। उप समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय के हमें उप समुच्चय निकालना ही है। जब उन सारे उप समुच्चय को हम एक नए सेट के अंदर रख देते हैं तो वही हमारा बन जाता है घात समुच्चय, जिसको पावर ऑफ ए से लिखा जाता है। मतलब पावर ऑफ ए, यानी कि ए का घात समुच्चय। समझ गए दोस्तों। तो पावर ऑफ ए निकाल लिया हमने। अब इसके अगर एलिमेंट की बात करें कि इसमें कितने सदस्य होंगे, यानी कि नंबर ऑफ जो आपका पीए है उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला अपना फाई हो गया जो कि रिक्त समुच्चय है। बाकी जितने खुद एलिमेंट है ये सिंगल सिंगल वो हो गए, बाद में ये पेयर ऐसे बन करके ये सारे कितने आते हैं, ये आते हैं दोस्तों 2 की पावर m, जहाँ पे m क्या है, ए के अंदर एलिमेंट की संख्या, यानी कि जो आपका सेट ए है उसमें कितने एलिमेंट हैं, यानी कि यहाँ आप लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ जो एलिमेंट हैं वो आपके m हैं, है ना। इस ए के जो एलिमेंट, जैसे 1 2 3 एलिमेंट है, तो जैसे यहाँ आ जाएगा आपका 2 की पावर 3, यानी कि इसमें कुल 8 एलिमेंट होंगे। कौन कौन से आप देख सकते हो, 1, है ना, ये आपका 1 2 3 4 5 6
7 और 8। तो इस प्रकार से हम दोस्तों किसी भी समुच्चय के जो उप समुच्चय यानी कि जो घात समुच्चय बनेगा उसके अंदर एलिमेंट की संख्या का पता लगा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये दोनों पॉइंट कवर हो गए। आपने उप समुच्चय देख लिया, घात समुच्चय देख लिया, और अब देखते हैं अंतराल में समुच्चय को कैसे लिखा जाता है। तो इसको समझने से पहले हम अंतराल के बारे में पढ़ लेते हैं। अंतराल दोस्तों आप लोगों ने ऐसे लिखा होगा कि जैसे 2,3। ये चीज़ आप लोग कब लिखते हो, इसको आप ग्राफ के अंदर कोई पॉइंट दिखाते हो तो वहाँ जैसे x का मान 2 होता है, y का मान 3 होता है, तो वहाँ दोस्तों अपने इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। अब अंतराल की हम बात करें तो अंतराल हमारे पास मुख्य रूप से 3 प्रकार के अंतराल होते हैं। पहला अंतराल अगर मैं बात करूं तो वो होता है विवृत अंतराल। विवृत अंतराल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल जो कि अभी हमने लिखा था, जैसे मैंने लिख दिया 2,4, यानी कि 2 की तरफ से ये जो राउंड ब्रैकेट लगा है, 4 की तरफ भी ये राउंड ब्रैकेट लगा है। ब्रैकेट हम जानते हैं दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं। एक हम ये राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं, एक हम ये मजला ब्रैकेट यूज़ करते हैं, है ना, कर्ली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, और एक ब्रैकेट हम ये क्लोज्ड ब्रैकेट या इसको अपने स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ये है, और ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट है ये हम सेट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। और ये आपका क्लोज्ड ब्रैकेट या इसको स्क्वायर ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो विवृत अंतराल का मतलब जैसे 2,4 हमने लिखा 2,4, इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई एक सेट है A और उसके एलिमेंट x इस प्रकार से है कि x का मान 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। यहाँ पे x किस प्रकार से डिफाइन है कि x का मान 2 से बड़ा है, 4 से छोटा है, 2 और 4 उसमें इंक्लूड नहीं है। यानी कि इसका मतलब x कौन सी वैल्यू ले सकता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे अपने इस प्रकार से x बिलोंग्स टू r और करना पड़ेगा, क्योंकि x रियल नंबर से बिलोंग करता है और हम कहते हैं कि x का मान 2 से बड़ा, 4 यानी कि 4 से छोटा, है ना। तो इसके बीच में कौन सा नंबर आपका आने वाला है, नंबर आपके पास बहुत सारे नंबर आएंगे रियल नंबर के अंदर, है ना। रियल नंबर में आप जानते हो सारे नंबर आते हैं, जैसे 2.1, 2.2, 3, 3.1, वो सारे नंबर इसके अंदर x जो है वो ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हम r की जगह मान लो अगर हम n कर देते हैं कि x बिलोंग्स टू n, तो हम जानते हैं कि इसके अंदर 2 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या एक ही है, तो x यहाँ पे सिर्फ 3 का मान ले सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि x कौन से सेट के साथ बिलोंग कर रहा है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो। तो विवृत अंतराल का मतलब ये होता है ओपन ब्रैकेट दोनों तरफ से। ठीक है। और इसका अगर हम ग्राफ की बात करें तो नंबर लाइन पे, जैसे ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ हमने ये लिख दिया कि ये 1 है, ये 2 है, 3 है और ये 4 है। अब यहाँ पे 2 से 4 के बीच में, तो यहाँ से इसको अगर यहाँ से अपने बात करें तो ये 2 से लेके इस 4 तक मान जो है वो ले सकता है। इसमें दोस्तों ये जो 2 है ये इंक्लूड नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐसे ये सर्किल बना देते हैं।
तो आ गई बात समझ में। अब हम उसके बाद दूसरे अंतराल की बात करते हैं जो कि संवृत अंतराल के नाम से, जिसको बोलते हैं संवृत अंतराल। संवृत अंतराल या इसको क्लोज्ड इंटरवल भी बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज्ड इंटरवल का मतलब जैसे दोनों तरफ से क्लोज होगा, जैसे मैंने लिख दिया कि 1,3 और इधर से भी क्लोज कर दिया और इधर से भी क्लोज कर दिया। हम एक कोई सेट बनाना चाहें और उसको डिफाइन करना चाहें एक्स क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, तो एक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा 1 और लेस देन इक्वल टू रहेगा 3। और x किससे बिलोंग करता है, ये हमने मान लिया कि मान लो ये n से बिलोंग करता है ना, नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे आप सेट कोई सा भी ले सकते हो, r ले सकते हो, n ले सकते हो। तो अब ये सेट हमें क्या बता रहा है कि x के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आएंगी। ये बता रहा है कि x के अंदर 1 आएगा, 2 आएगा और 3 भी आएगा। तो देखो इस ए सेट को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल का मतलब 1 और 3 जो है वो साथ में इंक्लूड है। अगर इसके ग्राफ की बात करें लाइन पे, तो जैसे ये 1 2 3 4, तो 1 से लेकर के और ये मान लो 3 तक है, 1 से लेके 3 तक, तो ये 1 से लेके 3 तक सारी वैल्यू इसके अंदर आएंगी, ठीक है। और ये 1 साथ में इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे ऐसे बिंदी हम लगा देते हैं जो कि ये शो करता है कि इसमें 1 और 3 भी साथ में इंक्लूड है। उसके बाद दोस्तों आता है अर्ध संवृत या अर्धविवृत अंतराल। तीसरे नंबर पे आता है अर्ध संवृत या फिर अर्धविवृत, ठीक है, विवृत अंतराल। अब ये अंतराल दोस्तों 2 प्रकार से हो सकते हैं कि जैसे मान लो एक की तरफ इधर वाली लेफ्ट हैंड की तरफ अपने ओपन रख दिया और 2 की तरफ मैंने क्लोज्ड कर दिया। तो एक तरफ तो ये अर्ध है और दूसरी तरफ संवृत है, तो इसको बोलते हैं अर्ध संवृत या अर्धविवृत अंतराल। दोनों में से कोई सा भी नाम आप रख सकते हो। या फिर इसको ये ऐसे भी हो सकता है कि जैसे 2 की तरफ इधर मान लो इस तरफ तो क्लोज्ड हो गया एक की तरफ और 2 की तरफ, 2 की बजाय यहाँ पे मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, जैसे 3 ले लिया, 3 की तरफ ओपन हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसको अगर मैं उसमें सेट के अंदर लिख करके देखूं तो x इस प्रकार से है कि x ग्रेटर देन, ओपन का मतलब ग्रेटर देन साइन लगेगा 1 और इधर 2 की तरफ क्लोज्ड है तो यहाँ पे आएगा लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, ये हो जाएगा। और जो भी x जिसके साथ भी है बिलोंग्स टू n लिखें r लिखें वो अपनी मर्जी है, ठीक है, जो भी दिया होगा। और इसको अगर लिखें तो इसके लिए आ जाएगा x इस प्रकार से है कि ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, क्योंकि एक तरफ क्लोज्ड है तो एक को शामिल करना है साथ में, और 3 की तरफ सिर्फ ओपन ब्रैकेट है तो लेस देन का साइन आएगा। तो इस प्रकार से हम इन अंतरालों के अंदर भी सेट को लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट अपनी बात आती है सार्वत्रिक समुच्चय की। सार्वत्रिक समुच्चय
यूनिवर्सल सेट बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल सेट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिवर्सल मतलब ऐसा कुछ समुच्चय जिसके अंदर सारे सेट जो है वो समाये हुए हों, है ना। जैसे हम बोलते हैं जैसे हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर जितने भी अपनी पृथ्वी है, तारे हैं, आकाश है, वो सब कुछ उसके अंदर समाये हुए हैं, तो वो क्या है, एक यूनिवर्सल है ना। या जैसे अपने विद्यालय के सेट की बात करें तो विद्यालय का जो सेट है वो अपने विद्यालय की जितनी भी क्लासें हैं उन सारी क्लासों के लिए वो यूनिवर्सल है। नंबर सिस्टम में जैसे अपने रियल नंबर के सेट की बात करें, है ना, रियल नंबर का सेट, हम जानते हैं कि रियल नंबर में कौन सी, ये जो आपकी रियल नंबर लाइन है इस पे जितनी भी सारी संख्याएं आती हैं, और इधर प्लस वाली, माइनस वाली, है ना, और डेसिमल वाली, अंडर रूट वाली, जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सारी की सारी संख्याएं रियल नंबर में अपने पास होती हैं। और हम जानते हैं कि जो जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के अंदर 1 2 3 ऐसे डॉट 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 ये इन्फिनिट तक चलता है, ये भी इधर इन्फिनिट तक है और ये माइनस इन्फिनिट तक है। तो नेचुरल नंबर के लिए जो आर हो गया वो क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। ऐसे ही हम होल नंबर की बात करें, पूर्ण संख्याओं की, है ना, पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्याओं में 0 1 2 3 4 ये इन्फिनिट तक चलती हैं। तो होल नंबर के लिए भी जो आर है वो क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में हम जानते हैं कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये प्लस माइनस इन्फिनिट तक चलता है, तो इसके लिए भी जो आर हो गया वो रियल नंबर है। जैसे ये जो आपका डब्ल्यू और आई है, इसके लिए एन जो है वो भी सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। तो सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे। क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें सारे समुच्चय जो है वो निहित हो, सारे समुच्चय जिसके अंदर आ जाए, होल ओवरऑल पूरा सेट जिसके अंदर सारे समुच्चय सभी कुछ समाहित हो। तो थ्योरी के अंदर बस इसमें इतना ही है। अब अपने इधर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें यहाँ पे ये 2 साइन दे रखे हैं, ये 2 साइन को इसके अंदर भरना है कि इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सेट है वो राइट हैंड वाले सेट के साथ बिलोंग्स करता है या नहीं बिलोंग करता है, ठीक है, उसका सबसेट है या नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे पहले सवाल में 2 3 4 दे रखा है, तो 2 3 4 एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। इसमें ए बी सी दे रखा है, यहाँ पे बी सी तो है लेकिन ए नहीं है, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि एक भी एलिमेंट अगर ये जो ऊपर वाला सेट होता है उसमें अगर मौजूद नहीं हो तो वो उसका सबसेट जो है नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे एक बात और रह गई दोस्तों कि जैसे ए सबसेट होता है बी का, ए को तो बोलते हैं सबसेट, ए को क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं, और बी को अगर ए का बोलना चाहें तो उसको बोलते हैं सुपर सेट, उसको क्या बोलते हैं, सुपर सेट, या हिंदी में बोलते हैं अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों हो गए। अब तीसरे के अंदर बात करें कि x आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का विद्यार्थी है और x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो ऑब्वियसली जो कक्षा 11वीं का विद्यार्थी होगा वो विद्यालय का विद्यार्थी तो ज़रूर होगा, तो ये भी सबसेट है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर हमने तीनों ये देख लिए। अब चलते हैं नीचे वाले क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ दिया है दोस्तों x किसी समतल में एक स्थित वृत्त है और x एक समान समतल में वृत्त है त्रिज्या इकाई जिसकी त्रिज्या 1 इकाई हो। ये कह रहे हैं कि समतल में एक वृत्त है, समतल में क्या है, एक ये वृत्त है इधर तो, और इधर क्या है, एक समान समतल में जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब इधर सिर्फ वही वृत्त आएंगे जिसकी त्रिज्या क्या हो, 1 इकाई हो, 1 यूनिट हो, जिसकी त्रिज्या r कितना हो, 1 हो। तो ये तो संभव नहीं हो सकता कि जितने भी सारे वृत्त हैं वो 1 इकाई वाले ही हों, है ना, तो ये सबसेट नहीं होगा। 5वें क्वेश्चन में दे रखा है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। इधर दे रखा है कि कोई भी एक त्रिभुज है, वो कैसा भी हो सकता है ना, और किसी समतल में स्थित एक आयत है। इधर क्या है, आयत है, तो सारे के सारे जो त्रिभुज है वो आयत तो नहीं होते, तो इसका मतलब ये भी सबसेट नहीं है। किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज अपने जानते हैं दोस्तों, जिसकी तीनों साइडें जो है वो इक्वल होती हैं, और इधर कह रहा है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो हम जानते हैं कि सारे के सारे समबाहु त्रिभुज तो होते ही हैं, ठीक है, सारे के सारे जो समबाहु त्रिभुज है वो त्रिभुज तो हैं ही, ठीक है, वो एक त्रिभुज की विशेष कैटेगरी हो गई, तो ये इसका सबसेट होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, x समप्राकृत संख्या है और इधर x पूर्णांक है। अब समप्राकृत संख्याएं हम जानते हैं कौन सी होती हैं, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार की होती हैं, और x क्या कह रहा है, इधर कह रहा है कि पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब तो आपने देखा ही है, इधर ये आप यहाँ देख सकते हो, पूर्णांक का मतलब क्या है, ये इंटीजर है ना, ये हमारे पूर्णांक हैं। तो पूर्णांक में हम देख रहे हैं कि 0 + -1 ये सारे आएंगे, तो हमें तो सिर्फ 2, 4, 6 चाहिए, तो ये तो पूर्णांक के अंदर मौजूद होंगे ही, तो इसका मतलब ये भी इसका सबसेट है। तो पहले क्वेश्चन के ये सारे पार्ट हो गए दोस्तों। अब नेक्स्ट अपने चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया है, जांच करो कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो a, b वाला सेट जो है BCA, अब इसका ये कह रहा है सबसेट नहीं है, a, b सबसेट नहीं है BCA का, तो ये गलत कह रहा है दोस्तों। इसमें देखो a और b 2 एलिमेंट है, a ये रहा, b ये रहा, इसका मतलब ये सबसेट होना चाहिए, तो ये वाला कथन क्या हो गया, असत्य, ये कथन हो गया असत्य। दूसरा कह रहा है a, e वाला जो सेट है वो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो देखो a और e अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, a, e, i, o, u, तो a और e तो इसमें मौजूद है ही, और ये कह रहा है कि ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब ये सही कह रहा है, ये आपका सत्य हो गया, है ना। अब तीसरे में कह रहा है कि 1, 2, 3 सबसेट है 1, 3, 5 का, तो नहीं है सबसेट, क्योंकि इसमें 2 वाला एलिमेंट नहीं है। a सबसेट है ABC का, बिल्कुल सबसेट है, क्योंकि a वाला सेट इसके अंदर मौजूद है, तो ये कथन सत्य है। a बिलोंग करता है ABC से, ये अपने को कह रहा है कि a वाला जो सेट है इससे बिलोंग करता है, तो ये a यहाँ पे ये बिलोंग्स टू का निशान है। अगर ये सबसेट का होता जब तो सही था, ये बिलोंग्स टू का दे रखा है, तो ये असत्य है, ठीक है। आगे 6 में दे रखा है कि x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। 6 से कम समप्राकृत संख्या कौन सी होंगी, 6 से कम होंगी 2 और 4, ठीक है, समप्राकृत संख्या।
और इधर क्या कह रहा है, x प्राकृत संख्या है जो कि 36 को विभाजित करती है। अब 36 को विभाजित करने वाली कौन कौन सी हैं, प्राकृत संख्या हैं। तो इसका मतलब 1 भी विभाजित करती है, 2 विभाजित करती है, 3 विभाजित करती है ना, 4 विभाजित करती है, और 4 के बाद फिर 6 विभाजित करती है ना, 6 विभाजित करती है। उसके बाद 9 विभाजित करती है, और भी आगे आ जाएंगी। अपने को तो 2 और 4 देखनी है कि 2 और 4 तो इसमें मौजूद है ही, 2 4 इसमें मौजूद है, तो ये इसका सबसेट है। इसका मतलब ये कथन जो है वो सत्य है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन को दोस्तों करने से पहले हम यहाँ थोड़ा तीसरे क्वेश्चन को इधर समझ लेते हैं। जैसे तीसरे क्वेश्चन में हमें यहाँ दे रखा है ए सेट। ठीक है, 1 2 3, 4 और 5। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों 2 तरह की बातें हमारे सामने आने वाली है। जैसे अगर हम बात करें कि एक जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट 1 बिलोंग करता है ए के साथ, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर बिलोंग की बात करें, इसका मतलब ये है कि 1 बिलोंग करता है ए के साथ, मतलब इस ए सेट में 1 मौजूद है। और अगर हम इस प्रकार से लिखें कि मैंने लिखा 1 ये सबसेट, तो इसका मतलब क्या बन गया, अब ये 1 नहीं रहा, एक तरह से ये 1 अब सबसेट बन गया। तो सबसेट जो है वो बिलोंग नहीं करेगा, वो सबसेट होगा किसका, ए का। ये चीज़ दोस्तों हमें यहाँ ध्यान में रखनी है। अब जैसे इस सेट की बात करें, इस सेट की, तो ये एक तरह से क्या, ये एक एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट है। तो जैसे हम लिखेंगे कि 3, 4, अब ये खुद एक एलिमेंट है तो ये बिलोंग करेगा ए के साथ, ना कि ये इसका सबसेट होगा। सबसेट अगर इसको होना है तो इस एलिमेंट के ऊपर फिर एक सबसेट का जो है वो साइन आना चाहिए। अगर हम ऐसा लगा देते हैं तो फिर ये सबसेट हो जाएगा ए का। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसके आधार पे हम इधर वाले क्वेश्चन जो है वो करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया कि ये 3, 4 ए का सबसेट है। देखो यहाँ ये सबसेट दे रखा है, जबकि ये इसके साथ क्या करता है, ये बिलोंग्स टू है। तो इसका मतलब ये कथन हमारा जो है वो सही नहीं है। अब दूसरे में दे रखा है 3, 4 बिलोंग करता है ए के साथ, क्योंकि ये एक एलिमेंट है तो एलिमेंट तो ए के साथ बिलोंग करेगा, ये सही है। फिर यहाँ दे रखा है 3, 4 के ऊपर फिर करली ब्रैकेट लगा करके इसको एक सबसेट बना दिया, तो सबसेट बना दिया तो वो ए का सबसेट है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर लिखा है कि 1 बिलोंग करता है ए से, तो 1 बिलोंग करेगा क्योंकि इसका एलिमेंट है, तो ये कथन भी सही है। फिर लिखा है कि 1 सबसेट है ए का, ये गलत है दोस्तों। 1 सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि 1 वाला जो एलिमेंट है वो तो ए से बिलोंग कर सकता है। अगर हमें सबसेट करवाना है तो इधर जो मैंने लिख के दिखाया था, ये इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि 1 के ऊपर करली ब्रैकेट लगा के इसको सबसेट बना के फिर ए का सबसेट अपने लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसेट नहीं है। फिर इधर दे रखा है कि 1, 2, 5 ये आपका सबसेट बन गया। अब सबसेट है तो वो ए का सबसेट दिखा रखा है, सही है। यहाँ लिखा है 1, 2, 5 सबसेट बना दिया और इधर कह रहा है कि बिलोंग्स टू ए, तो ये गलत है क्योंकि ये इसका सबसेट है, ना कि इससे बिलोंग करता है। 7वें में दे रखा है 1, 2, 3 सबसेट है ए का,
तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 एलिमेंट तो है, लेकिन ये 3 इस करली ब्रैकेट के अंदर है, ये एक अलग सेट है, तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर यहाँ 3 को साथ में लेना है तो फिर करली ब्रैकेट के अंदर 4 को भी लेना पड़ेगा। ऐसे अगर लेना चाहते हैं तो 1 2 3 4 को ऐसे साथ में लेना पड़ेगा, फिर जाके ये ए का सबसेट होगा। उसके बाद 9th में दे रखा है कि 5 बिलोंग करता है ए से, तो 5 जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, 5 बिलोंग नहीं करता है। 5 जो है अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 ए का सबसेट है। ठीक है, और यहाँ दे रखा है कि 5 के सबसेट के ऊपर फिर इसको सबसेट बना के फिर कर रखा है, तो ये गलत है, ये 5 सबसेट है ए का, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में दे रखा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो इन सारों के अपने को उपसमुच्चय लिखने हैं, तो इधर मैं जगह बना लेता हूँ, इधर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें दे दिया पहला, अब इसके हमें सभी उपसमुच्चय लिखने, तो हम जानते हैं कि पहला उपसमुच्चय तो इसका क्या होगा, 5 होगा, दूसरा ये खुद होगा, तो 2 ही उपसमुच्चय बनेंगे इसके। दूसरे के अंदर हमें दे दिया ए बी, हम जानते हैं इसके कौन कौन से उपसमुच्चय बनेंगे, उपसमुच्चय यहाँ लिखेंगे तो कौन कौन से बनेंगे, एक तो 5 बनेगा, एक अकेला ए बन जाएगा, एक अकेला बी बन जाएगा, और ये खुद भी बन जाएगा, तो इसके 4 उपसमुच्चय बन गए। ऐसे ही आप तीसरे का लिख सकते हो, ये मैंने पहले एग्जाम्पल के अंदर बता ही दिया, ये वाला एग्जाम्पल लिया था शुरू में। और चौथा आपको दे रखा है 5, तो 5 का सबसेट जो क्या होगा वो 5 ही होगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि पावर ऑफ ए के कितने अवयव हैं यदि 5 जो है, ये सेट ए जो है वो 5 है, यानी कि समुच्चय अगर बिल्कुल खाली है तो उसके कितने अवयव बनेंगे, उसका एक ही अवयव बनेगा, यानी कि पावर ऑफ सेट बनाएंगे, पावर ऑफ सेट बनाएंगे तो उसमें एक ही सेट आएगा, वो भी 5 होगा, तो एक ही आएगा। निम्नलिखित समुच्चयों को अंतराल के रूप में लिखना है दोस्तों, यहाँ पे अंतराल के रूप में लिख लेते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अब पहला इन्होंने दिया है कि x इस प्रकार से है, x बिलोंग करता है r से, और -4 ग्रेटर देन x लेस देन 6, ये हमें दे रखा है। तो इसका मतलब 4 की तरफ तो ग्रेटर देन का साइन है, तो -4 की तरफ ओपन ब्रैकेट होगा, और 6 की तरफ लेस देन इक्वल टू लगा है तो 6 की तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट होगा, तो ये हमारा सेट हो गया। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, और बाकी भी आप इसको देख के लिख सकते हो। जैसे दूसरा दिया, दूसरे के अंदर में दे दिया x इस प्रकार से कि x r से बिलोंग करता है, -12 ग्रेटर देन x का मान ग्रेटर देन है और लेस देन है -10 से, तो हमें यहाँ ये दे रखा है। तो इसमें -12 से ग्रेटर देन, इसका मतलब -12 आएगा ओपन ब्रैकेट, इधर लेस देन तो -10 आएगा ओपन ब्रैकेट में। तो बाकी ये दोनों दोस्तों आप इसको खुद कर लेना। 7वें क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ दिया है कि -3,
0 हमें दे दिया -3, 0। अब इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं कि x इस प्रकार से है, बिलोंग करता है r के साथ, और x का मान ग्रेटर देन है -3 से, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है दोनों तरफ, तो लेस देन है 0 से। ये इसका आंसर हो गया। और भी आप बाकी लिख सकते हो इसमें, और जैसे मैं तीसरा लिखवा दूं, तीसरा लिखाऊं तो उसमें लिखा है ओपन ब्रैकेट 6 की तरफ और 12 की तरफ क्लोज ब्रैकेट, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू r इस प्रकार से है कि x ग्रेटर देन 6 है और 12 की तरफ क्लोज ब्रैकेट लगा है, तो हम कहेंगे लेस देन इक्वल टू 12। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों हमें दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो ये कह रहा है कि दोस्तों समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुजों के समुच्चय के लिए ऐसा कौन सा सेट हम बताएं जिसमें सारे के सारे समकोण त्रिभुज आ जाएं। तो हम कह सकते हैं त्रिभुजों का समुच्चय। इसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा हो जाएगा, त्रिभुजों का समुच्चय, है ना। इसमें सारे के सारे त्रिभुज आ जाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं इसमें, तो इसके लिए हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। इसके लिए कौन सा आ जाएगा, इसके लिए आप लिख सकते हो समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं, इसमें दो ही भुजाएं समान है, तो तीनों भुजाएं समान वाले में दो भुजाएं समान तो होंगी, है ना। और इसमें आप सीधा त्रिभुजों का समुच्चय ले सकते हो पहले। उसके बाद दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है देखो, समुच्चय ए 1 3 5, बी दे रखा है 2 4 6, सी दे रखा है 0 2 4 6 8 प्रदत्त अपने को दे रखे हैं। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं। ए वाला सेट हमें दे दिया 1 3 5, बी वाला हमें सेट दिया है 2 4 6, और सी वाला सेट दिया है 0 2 4 6 और 8। तो पहले वाले सेट में हमें क्या दे रखा है, पहले वाले सेट में दिया है 0 1 2 3 4 5 6। तो देखो पहले वाले के लिए हमें क्या चाहिए, 1 3 5 चाहिए, 1 3 5 यहाँ है, 2 4 6 चाहिए, 2 4 6 यहाँ है, इसमें 0 2 4 6 8। इस सी वाले सेट में देखो 8 वाला एलिमेंट है और इसमें 8 वाला एलिमेंट नहीं है, तो ये इसका सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता। अब दूसरे की बात करें तो दूसरे में आपको फाई दे रखा है, फाई तो वैसे ही यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। तीसरे की बात करें तो तीसरे में हमें दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें दोस्तों सारे आ रहे हैं, है ना। 1 3 5 आ रहा है, 2 4 6 आ रहा है, और 0 2 4 6 8 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो थर्ड वाला है ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है ना। ये आपका यूनिवर्सल सेट ही है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और चौथे की बात करें तो चौथे में 1 2 3 4 सारे देखें, 0 इंक्लूड नहीं है इसमें। चौथे सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तो हैं, लेकिन इसमें 0 इंक्लूड नहीं होने की वजह से ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता।
तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने बड़ी आसानी से हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन हल कर दिए। तो इसी प्रकार की और भी वीडियो आप लोग देखते रहेंगे मेरे इस YouTube चैनल पे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हैं आप लोग, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें। आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो अच्छे कमेंट करें। अगर आपको इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है तो आप वो भी हमें बताएं, ताकि इसमें और सुधार लाया जा सके। धन्यवाद दोस्तों।